India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुचर्चित मामलों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। India Legal presents Courts Roundup. राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पास पेंडिंग बिल पर फैसला लेने के समय सीमा तय करने समेत 14 सवालों पर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में सुनवाई, जहां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का समर्थन कर रहे पक्ष की ओर से वकील नीरज किशन कौल ने दलील पेश की। इससे पहले पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपनी दलील दी है। हालांकि रेफरेंस का विरोध करने वालों को तरफ से 28 अगस्त को दलील दी जाएगी। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस चंद्रूरकर की संविधान पीठ इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले में राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को अपनी तरफ से मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बिल पर फैसला लेने की गवर्नर की समय सीमा तय करने के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी, जिसके बाद भारत के राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा है। सीजेआई ने पूछा कि आपातकाल चाहे आंतरिक और बाहरी या युद्ध जैसी स्थितियों में बेशक राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए शक्तियां केंद्र के पास निहित होती हैं, लेकिन समान परिस्थितियों के लिए आखिर क्या? वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने जवाब में कहा, राज्य विधानसभा ही है जिन्हें कानून बनाने का अधिकार है। विधानसभा को अधिकार दिए जाने के हमारे पास 2 समानांतर मॉडल हैं। पहला राज्य विधानसभा और संसद, इसलिए जब संविधान भी उन्हें पढ़ता है अलग अलग ही पढ़ता, ऐसे में उससे समान रूप से नहीं पढ़ा जा सकता। सीजेआई ने कहा, हम इसे संवैधानिक सामंजस्य के रूप में समझते हैं। उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने बताया कि संघवाद कैसे काम करता है और इसकी योजना कैसे अलग है। उन्होंने कहा, आपातकाल को छोड़कर राज्य उन्हें आवंटित क्षेत्रों के अंतर्गत काम करेंगे और संघ भी ऐसा ही करेगा, वो भी आपातकाल को छोड़कर जहां शक्तियां केंद्र के साथ संयुक्त रूप से जुड़ी हों। साल्वे ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 200 और 201 की समझ विधायी क्षमता केंद्रित हो गई है। उन्होंने कहा, राज्य विधानसभा ही है जिन्हें कानून बनाने का अधिकार है। हमारे संघवाद में 2 समानांतर मॉडल हैं, संघ और राज्य विधान मंडल, और संविधान उनके साथ अलग तरह से पेश आता है, तो हम इसे संविधान से अलग तरह से नहीं पढ़ सकते। उदाहरण के लिए आप अनुच्छेद 74 को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश ने 2016 के गढ़चिरौली आगजनी मामले में दलित अधिकार कार्यकर्ता और वकील सुरेंद्र गाडलिंग की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। ये मामला जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। ये जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के कारण दायर की गई, जिसमें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में दिसंबर 2016 में हुई घटना में के सिलसिले में गाडलिंग को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया गया था। गाडलिंग पर भारतीय दंड संहिता यूएपीए की धारा 16, 18, 20 और 23 के तहत मामला दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार माओवादियों ने एटापल्ली तहसील में सुरजागढ़ खदानों से लौह अयस्क ले जा रहे 80 से अधिक वाहनों में कथित तौर पर आग लगा दी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि गाडलिंग ने सुरजागढ़ घटना में अन्य आरोपियों को वाहनों में आग लगाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के निर्देश दिए थे। नागपुर पीठ ने जांच के दौरान जब्त किए गए पत्रों और हार्ड ड्राइव के आधार पर यह निर्धारित करते हुए कि वह आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की साजिश का हिस्सा था,
गार्डलिंग की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया गार्डलिंग प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों का न केवल वकील था बल्कि स्वयं भी उस संगठन का औपचारिक सदस्य था। 2023 में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने गार्डलिंग की याचिका पर नोटिस जारी किया। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तारी के बाद से गार्डलिंग जून 2018 से तलोजा जेल में बंद है। बाद में फरवरी 2019 में गढ़चिरौली आगजनी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2024 में 2018 के भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में गार्डलिंग और सह आरोपी महेश राउत द्वारा दायर डिफॉल्ट जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। इससे पहले दिसंबर 2021 में हाईकोर्ट ने सह आरोपी सुधा भारद्वाज को डिफॉल्ट जमानत दी थी, मगर गार्डलिंग और 8 अन्य की याचिका खारिज कर दी थी। उस फैसले के खिलाफ गार्डलिंग की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। भीमा कोरेगांव मामले में उनकी जमानत याचिका पिछली पोस्टिंग पर जस्टिस सुंदरेश की बेंच के समक्ष भी सूचीबद्ध की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब किसी मामले में तथ्य विशेष रूप से एक पक्ष के व्यक्तिगत ज्ञान में होते हैं तो उस पक्ष द्वारा गवाही देने से इनकार करने पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी की। यह मामला एक पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकारी से संबंधित है, जहां प्रतिवादी ने दावा किया कि वे मृतक दशा बोवी की एकमात्र पत्नी थी और इसलिए वादी को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है। वादी ने दावा किया है कि उनकी मां दशा बोवी की विधिवत पत्नी थी और इसलिए उन्हें संपत्ति में अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा गवाही देने से इनकार करना एक महत्वपूर्ण चूक थी, जिससे प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है। कोर्ट ने कहा कि जब तथ्य विशेष रूप से एक पक्ष के व्यक्तिगत ज्ञान में होते हैं तो उस पक्ष द्वारा गवाही देने से इनकार करने पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 जी के तहत प्रतिकूल निष्कर्ष के प्रावधान का उल्लेख किया, जो कहता है कि जब एक पक्ष द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में गवाही देने से इनकार किया जाता है तो कोर्ट प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने वादी के दावे को सही ठहराते हुए कहा कि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किए हैं, जबकि प्रतिवादी द्वारा कोई विश्वसनीय सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि वादी के पक्ष में प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है और इसलिए उनकी अपील को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने से विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने पर रोक नहीं लगती है। अगर पक्षकारों ने मध्यस्थता के लिए सहमति दे दी हो। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने के आधार पर मध्यस्थता के लिए भेजने से इनकार कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पक्षकारों ने मध्यस्थता के लिए सहमति दे दी है तो मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने से मध्यस्थता के लिए भेजने पर रोक नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7(3) और 7(4) का उल्लेख किया, जो मध्यस्थता समझौते के लिखित रूप और पक्षकारों की सहमति की आवश्यकता को निर्धारित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर न होने के आधार पर मध्यस्थता के लिए भेजने से इनकार करना उचित नहीं है। अगर पक्षकारों ने मध्यस्थता के लिए सहमति दे दी हो, कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट को वापस भेज दिया ताकि वे मध्यस्थता के लिए भेज सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। एनजीटी ने एक मामले में ईडी को पीएमएलए के तहत जांच करने का निर्देश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी को अपने निर्धारित शक्तियों
के भीतर कार्य करना चाहिए और पीएमएलए के तहत जांच का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी का गठन पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए किया गया है, न कि पीएमएलए के तहत जांच करने के लिए। कोर्ट ने ईडी को जारी निर्देश को रद्द कर दिया और कहा कि कानून का शासन राज्य या उसकी एजेंसियों को पर्यावरणीय मामलों में भी 1 पाउंड मांस निकालने की अनुमति नहीं देता। फैसले के मुख्य बिंदु है एनजीटी की शक्तियों की अगर बात करें तो एनजीटी को अपनी निर्धारित शक्तियों के भीतर कार्य करना चाहिए। पीएमएलए के तहत जांच हो। एनजीटी के पास ईडी को पीएमएलए के तहत जांच का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। पर्यावरण संरक्षण, एनजीटी का गठन पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियामक एजेंसियां अनुबंध की पवित्रता का सम्मान करते हुए बिजली खरीद समझौतों को फिर से लिखने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती हैं। न्यायालय ने कहा कि अनुबंध की शर्तों का पालन करना आवश्यक है और नियामक एजेंसियों को अनुबंध में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। इस मामले में बिजली खरीद समझौतों के संबंध में नियामक एजेंसियों की शक्तियों का मुद्दा उठाया गया था। न्यायालय ने कहा कि नियामक एजेंसियों को अनुबंध की शर्तों का सम्मान करना चाहिए और अनुबंध में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुबंध की पवित्रता का सम्मान करना आवश्यक है और नियामक एजेंसियों को अनुबंध में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि अनुबंध की शर्तें स्पष्ट हैं तो नियामक एजेंसियों को अनुबंध को फिर से लिखने का अधिकार नहीं है। फैसले के अहम बिंदु हैं अनुबंध की पवित्रता, अनुबंध की शर्तों का पालन करना आवश्यक है, नियामक एजेंसियों की शक्तियां, नियामक एजेंसियों को अनुबंध में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, अनुबंध की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए और नियामक एजेंसियों को अनुबंध को फिर से लिखने का अधिकार नहीं है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में आरोपी रमेश मुरलीधर गायचोर को 3 दिन की अस्थायी जमानत दी है, जहां गायचोर को अपने 76 वर्षीय बीमार पिता से मिलने के लिए जमानत दी गई है। न्यायालय ने देखा कि गायचोर के पिता को 26 जून 2025 को पुणे के ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अगले दिन उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। गायचोर को अपने पिता से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि उन्हें 4 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। गायचोर को 9 सितंबर से 11 सितंबर तक 25,000 की नकद जमानत पर रिहा किया जाएगा। न्यायालय ने एस्कॉर्ट शुल्क भी माफ कर दिया है। गायचोर को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर एल्गार परिषद कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके कारण अगले दिन कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक के पास हिंसा हुई थी। न्यायालय ने कहा कि गायचोर के पिता की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें अपने पिता से मिलने की अनुमति देना आवश्यक है। गायचोर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एनआईए ने कहा है कि गायचोर की जमानत याचिका पहले से ही उच्च न्यायालय में लंबित है। हिमानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में एक अपील दायर की, जिसमें उन्होंने पीसीआईटी 6 के धारा 263 के संशोधन आदेश को चुनौती दी। मूल मूल्यांकन धारा 143(3) के तहत हुआ था, जिसमें पीसीआईटी ने दावा किया है कि मूल्यांकन अधिकारी का आदेश गलत था और राजस्व के हित के खिलाफ था। ट्रिब्यूनल ने मूल्यांकन रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि मूल्यांकन अधिकारी ने उचित जांच की थी और कटौतियों के बारे में स्पष्टीकरण स्वीकार किए थे। ट्रिब्यूनल ने कहा कि धारा 263 तभी लागू होती है जब आदेश गलत हो और राजस्व के हित के खिलाफ भी हो। इस मामले में दोनों शर्तें पूरी नहीं होती हैं। आईटीएटी ने हिमानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अपील स्वीकार कर ली और पीसीआईटी 6 के संशोधन आदेश को रद्द कर दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी का आदेश न तो गलत था और न ही राजस्व के हित के खिलाफ। केस पर पूरी जानकारी देंगी मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर श्रुति भट्ट। जी नमस्कार। नमस्कार। ये केस है हिमालय इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस पीसीआईटी 6 मुंबई। ये केस में ऐसा हुआ है कि हिमालय इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच में
अपने अपील फाइल की, जिसमें उन्होंने PCIT 6 के सेक्शन 263 के रिवीजन ऑर्डर को चैलेंज किया। उसमें ओरिजिनल असेसमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 147 के तहत हुआ था फॉर असेसमेंट ईयर 2020 और 2021। PCIT ने क्लेम किया कि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर गलत था और रेवेन्यू के इंटरेस्ट के अगेंस्ट था, क्योंकि कुछ डिडक्शंस प्रॉपर्ली एग्जामिन्स नहीं किए गए थे। तो PCIT ने मेनली सेक्शंस 36, 37 के अंदर की गई डिडक्शंस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि AO ने असेसी के क्लेम को बिना प्रॉपर इंक्वायरी के ही एक्सेप्ट कर लिया था। PCIT को लगा कि AO ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए और बस सबमिशन को मान लिया, इसलिए सेक्शन 263 का यूज जस्टिफाइड था। हिमानी इंडस्ट्रीज ने आर्ग्यू किया कि AO ने असेसमेंट के दौरान प्रॉपर इंक्वायरी की थी, लेकिन उन्होंने सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशन सबमिट भी किए थे। एसएससी ने ये भी बोला कि AO ने अपनी माइंड का यूज करके डिसीजन लिया था और PCIT का डिसीजन सिर्फ एक ओपिनियन डिफरेंस पर बेस्ड है जो सेक्शन 263 के लिए वैलिड ग्राउंड नहीं है। तो ट्रिब्यूनल ने असेसमेंट रिकॉर्ड्स को देखा और पाया कि AO ने नोटिसेस इशू किए थे और एसएससी ने रिस्पॉन्स लिए थे। AO ने डिडक्शंस के बारे में इंक्वायरी की और एक्सप्लेनेशंस को कंसिडर करने के बाद ही एक्सेप्ट किया था। ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि अगर PCIT को ज़्यादा डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती तो भी AO का ऑर्डर इस वजह से एरनियस नहीं बना जाता। ट्राइब्यूनल ने बताया कि सेक्शन 263 तभी अप्लाई होता है जब एरोनियस और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू भी हो। इस केस में दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है। AO ने प्रॉपर इंक्वायरी की और रेवेन्यू को कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, इसलिए रिवीजन का ग्राउंड वीक है। ITAT ने हिमानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अपील अलाउ कर दिया और PCIT 6 मुंबई बेंच का रिवीजन ऑर्डर स्क्वॉश कर दिया। ट्राइब्यूनल ने और कहा कि AO का ऑर्डर ना तो गलत था और ना ही रेवेन्यू के इंटरेस्ट के अगेंस्ट था। इस डिसीजन ने ये रीइंफोर्स किया कि सेक्शन 263 का यूज केयरफुली और वैलिड ग्राउंड्स पे ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रुति आपका। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा संचालित वनतारा या ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन करने का आदेश दिया है, जहां SIT को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन में भारत और विदेशों से जानवर, विशेष रूप से हाथियों के अधिग्रहण की जांच करनी होगी। आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जंगल के पशुओं की रक्षा और संरक्षण कैसे होती है। क्या प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंटर्स को एनिमल्स जैसे एलिफेंट्स रखना अलाउ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉरेस्ट स्पीशीज के लिए स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स देता है। ये एक्ट हंटिंग को प्रोहिबिट करता है, ट्रेड को रेगुलेट करता है और प्रोटेक्टेड एरियाज बनाता है। शेड्यूल 1 के एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स को हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन देता है। CR जया 7 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। SIT का काम है वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंटर, जो कि रिलायंस फाउंडेशन गुजरात का है, की प्रोब करना। SIT वेरीफाई करेगी कि सेंटर्स ने वाइल्ड लाइफ एक्ट, जू रूल्स और इंटरनेशनल कन्वेंशन जैसे साइट्स फॉलो किया या नहीं, स्पेशली एलिफेंट्स एक्वायर करते वक्त। ये केस हाईलाइट करता है कि जुडिशियल स्क्रूटिनी
और लॉ साथ साथ काम करे। हाँ, ताकि प्राइवेट एंटिटीज कंजर्वेशन नॉर्म्स बाईपास ना कर पाए। इससे इंश्योर होता है कि इलीगल ट्रेड और एक्सप्लॉयटेशंस के इंडिया के फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिले। डू फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.